हम चर्चा कर रहे थे अब से थोड़ी देर पहले, बजट पेश होने से पहले टैक्स को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे कि टैक्स के जंजाल में आदमी फंसा हुआ महसूस करता है, उसको कहीं ना कहीं बड़ी राहत दी गई है। 5 लाख का दायरा और बढ़ा दिया गया, 12 लाख रुपए तक की टैक्स पर कोई आय नहीं। और इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे थे कि स्ट्रक्चर भी नहीं बदला गया, अब स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से बदल दिया गया और इसके भी ऊपर जाकर के नया टैक्स बिल लाने को लेकर के कहती हुई नजर आई कि इसी बजट सत्र में वित्त मंत्री ने कहा कि नया टैक्स बिल भी लाया जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं पूरे बजट को? नहीं, देखिए ऐसा है कि जिस तरह की घोषणाएं अभी जो निर्मला सीतारमण जी की तरफ से की गई हैं बजट के प्रस्तावों में, तो वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सब कदम जरूरी थे। और हम उससे कुछ समय पहले चर्चा भी कर रहे थे कि क्रय शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। टैक्स स्लैब में इस तरह से आप परिवर्तन लाइए कि आम आदमी की जेब में पैसा रहे, तो वो खरीदेगा। जब वो खरीदेगा तो कारखाने चलेंगे, उनका उत्पाद बाहर आएगा। जब उत्पाद खरीदे जाएंगे तभी कारखाने प्रोत्साहित होंगे, लोगों को रोजगार देंगे। तो ये अर्थव्यवस्था का एक चक्र है, इसको बनाए रखने के लिए आपको ये उपाय करना पड़ेगा। अगर एक पहलू भी कमजोर होता है तो फिर पूरी अर्थव्यवस्था डवाडोल हो जाती है। तो ये है कि हमारे यहाँ आयात बढ़ रहा था और निर्यात घट रहा था और घरेलू उपभोग था वो भी घट रहा था। तो ऐसी स्थिति में फिर कारखाने क्या काम करेंगे? जब कारखाने नहीं चलेंगे तो रोजगार भी नहीं मिलेगा, लोग छटनी कर देंगे, कारखाने में तालाबंदी लागू हो जाएगी। तो ये होता है। अभी देखिए कि सरकार को जो है ये जिस तरह के कदम अब उठाए जा रहे हैं, इनको और मजबूत करके किसी तरह से लागू करना चाहिए ताकि उसके परिणाम भी देखना चाहिए कि क्या परिणाम आते हैं। जैसे आपने जो है टैक्स स्लैब में चेंज किया और 12 लाख तक का वो फ्री कर दिया है, तो ये देखना है कि उससे आम उपभोक्ता की, खासतौर से मध्य वर्ग की, क्योंकि वो एक मध्य वर्ग जो है सभी तरह के खर्च करता है। जो बीपीएल में चला गया वो तो जो है ठीक है कि उसको एक झोपड़ी मिल गई, रहने को मकान मिल गया, खाना पीना हो गया, लेकिन मध्य वर्ग के और भी कई खर्चे हैं, वो सारे खर्चे उसके अगर बढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था में तेजी आती है। तो अभी जो है गिरावट को रोकने के लिए जिस तरह के कदम उठाए गए वो ठीक है। जैसे जो 75,000 मेडिकल सीट बढ़ाई जाएंगी तो वो भी बहुत जरूरी था। कारण ये है कि देश में डॉक्टर्स की बड़ी कमी है। अभी भी डिबेट में बात चल रही थी कि लोग कह रहे थे डॉक्टर इंजीनियरों से चलता है, तो डॉक्टर्स की कमी है। हरियाणा में देखिए काफी कमी है, तो भर्तियां चल रही है, तो मेडिकल सीट बढ़ाना बहुत जरूरी है। पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और एक रेशियो होता है जो WHO का रेशियो है कि इतनी पॉपुलेशन पर इतना डॉक्टर होना चाहिए, तो वो रेशियो के हिसाब से हम बहुत पीछे हैं अभी, तो उसको भी पूरा करने की जरूरत थी। तो वो लगता है कि जो शुरुआत में जो प्रस्ताव अभी सामने आए हैं उसके हिसाब से ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग मिशन की बात हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की भी जरूरत है। अब उस मिशन से जो है फिर वो सारा प्रक्रिया तय होगी और क्या जरूरतें हैं, किस तरह से रियायत दी जाए और किस तरह से उसको एक्साइट किया जाए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, किस तरह से उसको एनकरेज किया जाए, तो वो सारा मैं समझता हूँ कि मिशन के तहत काम होगा। तो उसका जो पूरा खुलासा तो अब आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन ये है कि मैन्युफैक्चरिंग मिशन का मतलब यही था कि उत्पादन घट रहा है, कारखाने सुस्त है, तो उसको बढ़ाने के लिए किस तरह से जो है जो उपाय किए जाने की जरूरत थी वो बजट में दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जरूरी भी था कि ये राहत मिडिल क्लास वर्ग को मिले, और बड़ी राहत कहीं ना कहीं से देखा जा सकता है क्योंकि TDS TCS में भी कई इस तरह की बड़ी घोषणाएं की गई हैं, कुछ कम किए गए हैं या कई चीजों से हटाए गए हैं, इस तरह के भी प्रावधान किए गए हैं बजट में। राजेंद्र जी। हाँ जी, हाँ, ये देखिए वो ये जो उन्होंने जो बढ़ाया गया है TDS का भी बढ़ाया गया है, और जो जिस तरह का जो टैक्स रहा जो आम उपभोक्ता को, मध्यम वर्ग को दी गई है, तो उससे काफी जो है अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और वो एनकरेज होगा। वो जो है फिर खर्च करने के लिए तैयार होगा, जहां उसकी बेसिक नीड्स के अलावा भी जो उसकी और जरूरतें होती हैं उनको भी वो पूरा करने के लिए तैयार होगा। जब वो करेगा तो निश्चित तौर पर कारखानों पर से डिमांड आएगी, कारखानों के सामने डिमांड पहुंचेगी, तो वो एक्टिव होंगे और वो उत्पादन बढ़ाएंगे। अभी तक तो ये था कि निर्यात भी घट रहा था, आपका घर में घरेलू जो है खपत है वो भी घट रही थी, तो कारखाने क्या करें? जब कारखाने नहीं एक्टिव रहेंगे तो वो रोजगार भी नहीं देंगे, वो ले ऑफ कर देंगे, तालाबंदी कर देंगे, छटनी कर देंगे, रिट्रेसमेंट हो जाएगा। तो ये सब उसको एक्टिव रखने के लिए, अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक तरह से ये ऑक्सीजन का काम है। अब ये देखते हैं कि अभी तक जो है हमारी अर्थव्यवस्था एक तरह से वेंटिलेटर पर ही पहुंच चुकी थी। अब आप दूसरे देशों का उदाहरण दीजिए, बेकार है उदाहरण देना, आप अपना देखिए कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे चलाना है। देखिए 2008 में जब वैश्विक मंदी आई थी,
आर्थिक मंदी आई, उससे पहले कोई 1932 में आई थी, 2008 में आई थी, तो उस समय ये दलील दी गई और उस समय यूपीए की सरकार थी, तो वो सब यही कहते थे कि हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हमारी जो है घरेलू खपत आधारित अर्थव्यवस्था है और चाइना की जो है निर्यात आधारित है, तो वो उनको फर्क पड़ गया और दूसरे देशों को फर्क पड़ गया जिनकी निर्यात आधारित है, क्योंकि डिमांड कम हो गई थी। जब मंदी आ गई तो फिर डिमांड कम हो गई, निर्यात नहीं हो रहा था, निर्यात ठप हो गया तो आपकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। लेकिन भारत की इसलिए था कि सारे कारखाने उसके चलते रहे, घरेलू खपत ठीक थी। तो ये आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी अभी भी जो है, देखिए 2 सेक्टर है, एक प्राइमरी सेक्टर है जो कृषि क्षेत्र कहलाता है और एक सेकेंडरी सेक्टर है जो औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। तो और फिर एक सेवा क्षेत्र भी शामिल कर लिया गया है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में गिरावट आई और उसको संभाले रखा है कृषि क्षेत्र ने। जो पिछले साल के अभी जो सेशन एंड हो रहा है हमारा 2024-25 का, तो उसमें जो है 3.4, जबकि पिछले साल वो कम थी, कृषि उत्पादकता दर थी 3.4%। तो उससे जो है आपका ये जो आंकड़ा आया है, करीब जो एशियाई विकास बैंक ने और तमाम दूसरी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसीज हैं, फाइनेंशियल एजेंसीज हैं, जिन्होंने हमारी जो इस साल की, इस सेशन की, करंट सेशन की जो विकास दर का आकलन किया है, वो कोई 6.4% के आसपास किया है। तो वो तो तब है जबकि कृषि क्षेत्र ने इतना समर्थन दिया है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में कृषि क्षेत्र का बड़ा योगदान होता है। इसलिए अब हमें जो है सेकेंडरी सेक्टर को भी बढ़ाना है और घरेलू खपत के साथ साथ निर्यात को भी बढ़ाना है। निर्यात बढ़ाएंगे तो और विकास दर बढ़ेगी, क्योंकि निर्यात और ज्यादा बढ़ेगा। तो अब ये है कि देखना है, पैसे के रुपए की कीमत को भी स्थिर करना है किस तरह से जो है। अब यही होता है कि फिर आयात महंगा हो जाता है। अगर दूसरी विदेशी मुद्रा की जो कीमत बढ़ जाती है और आपकी मुद्रा सस्ती हो गई, तो आपका जो है निर्यात अगर हो रहा है तो वो सस्ता हो जाएगा, क्योंकि वो तो सस्ते में जाएगा, क्योंकि आपकी जो है मुद्रा की कीमत कम है और जो है विदेशी मुद्रा आपसे ऊपर चल रही है, तो आपका आयात महंगा हो जाएगा। तो अब इसको जो है, इसको कहते हैं कि देशों के साथ आपका जो व्यापार घाटा चलता है, करंट अकाउंट बैलेंस कहलाता है वो, तो उसको भी संतुलित रखने की जरूरत है कि जितना आप आयात करते हैं उतना ही निर्यात हो, बराबर हो, थोड़ा ज्यादा ही हो तो ज्यादा अच्छा है। तो ये है। अब एक अमेरिका में अभी नया शासन आ गया ट्रंप का दोबारा लौटकर, तो वो टैरिफ अटैक करते हैं। अब देखते हैं कि वो भारतीय उत्पादों पर, क्योंकि भारत का अमेरिका को काफी निर्यात होता है, बड़ा भागीदार देश है व्यापार में, अमेरिका का भारत जो है बड़ा भागीदार देश है। तो अब देखते हैं कि वो किस तरह से टैरिफ अटैक करते हैं भारत के उत्पादों पर। अगर वो नहीं करते तो ठीक है कि स्थिति ठीक बनी रहेगी, नहीं तो इसको भी संभालना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है कि सारे अंतर्राष्ट्रीय परिवेश को ध्यान में रखकर ही बजट तैयार किया जाता है। घरेलू जरूरतें क्या है, घरेलू डिमांड क्या है, घरेलू उपभोक्ता को किस तरह से राहत देनी है, महंगाई को किस तरह से नियंत्रित रखना है, किस तरह से आम आदमी का जीवन सही चलता रहे, सारी उसको जरूरी सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं तो कम से कम उसको मिले। तो वैसी सब स्थिति को बनाए रखने के लिए काफी कुछ संतुलन की जरूरत होती है और जो संतुलन बनाया जाता है वो धरातल पर उतरना चाहिए। तो लोगों को राहत मिलनी चाहिए। साथ ही बजट के पूरे साल जो है लोग इंतजार करते हैं कि बजट आ रहा है, तो देखते हैं कि क्या आएगा, तो एक राहत की उम्मीद करता ही है आम आदमी। हाँ, तो बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि इसमें ठीक ही किया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उम्मीदों पर खरा उतरने वाला ये बजट इस बार रहा है और काफी राहत की बात इसमें रही है। हमारे साथ मनोजीत सेन गुप्ता टैक्स एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं और प्रोफेसर विदुरावल जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आऊंगा आपके पास ही मनोजीत सेन गुप्ता जी, क्योंकि एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं मिडिल क्लास वर्ग के लोगों को देने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। जिस तरह से अब ये फैसला लिया गया और नया जो टैक्स का स्ट्रक्चर है उसी को पूरी तरह से बदल दिया गया, किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? मैं तो अपना निर्णय बताऊंगा कि जी, जो मोदी जी ने पहले बताए थे कि महालक्ष्मी कृपा करे गरीबों को और मिडिल क्लास लोगों को, तो ये बजट में प्रत्यक्ष छुआ। जैसे कि अभी टैक्स स्लैब, जिसको हम पहले, एक सबसे बड़ा आम आदमी का नजरिया ये होता था कि टैक्स स्लैब क्या होगा। अभी जैसे 4 लाख तक जीरो, नील, 4 से 8 लाख 5%, जी, फिर 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, तो इस तरीके से 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25% और 24 लाख के ऊपर 30%। सो इतना बड़ा राहत जो मिडिल क्लास को मिला है, इसमें मेरा जो दृष्टिभंगी है कि इसमें काफी हद तक देश का मिडिल वर्ग जो मेजॉरिटी स्पेंडर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, रियल एस्टेट बोलिए,
या इन्वेस्टमेंट बोलिए, शेयर मार्केट ऑल्सो टू बेस्ट ऑफ माई मेरे जो ख्याल है उससे जरूर ऊंची जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास सरप्लस जो धन टैक्स के बचत के रूप में आएंगे वो लोग उसमें निवेश कर पाएंगे या लाइफस्टाइल को थोड़ा सा प्रगति में ले जाएंगे, क्योंकि लोग चाहेंगे कि मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा बढ़े। तो लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए जो लोग को पैसा सरप्लस मिल रहा है, मैं तहे दिल धन्यवाद कहता हूं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को कि इन्होंने इतना बढ़िया राहत दिए हैं। और अल्टीमेटली मेरा जो ख्याल है, पर्सनल ओपिनियन है एज मनोजीत सेनगुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं ये कहूंगा कि देश का विकास में टैक्स भले ही कम कलेक्शन हो, लेकिन देश का विकास में इसका कई गुना इंपैक्ट होगा। जैसे कि आज लोग जितना रुपया बचा पा रहे हैं, लोगों का कहना है कि मेरे तो टैक्स ही कट जाता है। अभी ये कहने का अवसर नहीं है, वो अपना निवेश करेंगे, चाहे किसी भी फॉर्म में करे, लेकिन निवेश करेंगे जी। फिर वो अपना प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वो अपना गाड़ी खरीदेंगे। तो इस तरीके से देश का जो अर्थव्यवस्था है ये डेफिनेटली बहुत बड़ा योगदान देगा। इसमें मैं इतना कह सकता हूं कि बहुत ही अच्छा कदम है, और एक फील गुड फैक्टर की वजह से भी ना, जो अंदर से आता ठीक है मेरे पास अभी सरप्लस है, सो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कुछ ना कुछ अपने लिए करूंगा या परिवार के लिए करूंगा। तो ये जो भावनाएं हैं, ये भावना का रिफ्लेक्शन स्पेंडिंग बढ़ेगा। आम आदमी अगर स्पेंडिंग बढ़ा दिए मिडिल क्लास, और उनके पास जो लिवरेज बनता है, थोड़ा सा जो रूम मिलता है, औसत मिलता है, उसकी वजह से उनको इन्वेस्टमेंट का दरिया या खर्चा करने का दरिया बढ़ेगा। तो खर्चा कहाँ का, देश में ही करेंगे। ठीक है, मैं और भी चर्चा करूंगा आपसे, जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इससे और देश की इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। प्रोफेसर विदुरावल जी भी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से। विदुरावल जी, किस तरह से देख रहे हैं, देश का आम बजट पेश हो गया, बड़ी राहत देने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन अलग अलग वर्गों के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि सबका विकास की बात का भी जिक्र किया गया, ज्ञान का जिक्र किया गया वित्त मंत्री की तरफ से, तो किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शानदार बजट था ये, और विशेष रूप से जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने सुबह हिंट किया था कि देश के गरीब वर्ग को और मध्यम वर्ग को जो है एक विशेष रूप से जो है उन्होंने फोकस किया है, उसके तहत ही हमने देखा कि आज तक के बजटीय इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान जो है, हमने देखा कि 1 लाख तक की इनकम का कोई टैक्स जो है किसी को नहीं भरना पड़ेगा। ये सैलरीड इनकम भी हो सकती है, ये छोटे छोटे व्यापारियों को, जिस प्रकार से वो गांव देहात कस्बे और कुछ शहरों में जो छोटा व्यापार करते हैं, उनकी इनकम भी अगर 1 लाख तक रहती है, और बल्कि 1 लाख से ज्यादा इसको बढ़ाना चाहिए। क्यों कहना चाहिए कि 12 लाख की तो के ऊपर तो टैक्सेबल है ही नहीं, जमा 75,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है, यानी 12,75,000, यानी 1 लाख से भी अधिक इनकम अगर आप जो है रखते हैं तो भी 0 आपको टैक्स ले रही है। यानी भारत की सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं ले रही है। 1 लाख नहीं, 4 लाख तक नहीं ले सर, 4 से 8 में 5%। ये ओल्ड टैक्स स्लैब है। मैं ये सुन रहा था, मुझसे पहले एक वक्ता ने कहा था, वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर आपकी 11,99,000 इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है अंडर न्यू टैक्स रिजीम। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप ले आउट कर लेते हैं, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम की बजाय ओल्ड टैक्स रिजीम में रहते हैं, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार से एटीसी एटीडी के जो लाभ लेने होते हैं, उसमें आपको जो है 10% तक जो है टैक्स देना होता था। अब जब 12 लाख से ऊपर की बात करते हैं हम, तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम की जो स्लैब्स हैं वो सेम हो जाती हैं, यानी कि 15%। अब जबकि हम याद करेंगे कि पिछले जो अब से पहले व्यवस्था चल रही थी, उसमें दोनों व्यवस्थाओं में 15 लाख से अधिक इनकम पर 30 लाख रुपए, माफी चाहूंगा, 30% जो है टैक्स देना पड़ता था। अब वो बढ़कर जो है 25 लाख से ऊपर की इनकम का हो गया। यानी हर किसी को, छोटे बड़े हर व्यक्ति को जो है इस ऐलान का लाभ होने वाला है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बीच में कंफ्यूजन हुआ है किसी को। 11,99,000 अगर आप सालाना कमा रहे हैं, यानी लगभग 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है,
और आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं, उसके तहत अपनी इनकम टैक्स फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको कोई भी 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। और इसमें जोड़ लीजिए 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी 12,75,000 रुपए तक का आपकी अगर इनकम है तो आपका न्यू टैक्स रिजीम में 0% आपको देना पड़ेगा, नील आपकी टैक्स रहे। हाँ, 12 लाख से ऊपर जिस प्रकार से हम जानते हैं कि पिछले उसमें जो पिछले स्लैब्स थे उसमें 25% देना होता था, तो वो अब घटकर जो है वो केवल 15% हो जाएगा। 16 से 20 जो है लाख की अगर आपकी इनकम है तो 25% और माफी चाहूंगा 20%, और 20 से 24 25 लाख से अधिक अगर आपकी इनकम है तो आपकी 30% ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो पहले 15 लाख से अधिक इनकम को देना पड़ता था। यानी कि लगभग 10 लाख की उनकी भी जो है वो उन लोगों की भी छूट बढ़ा दी गई है। एक बहुत बड़ा सुधार है, बहुत बहुत बड़ा जो है ऐलान है। और मुझे लगता है कि ये मार्केट के अंदर बेतहाशा जो है एफएमसीजी खासतौर पर जो मार्केट है, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स की जो मार्केट है, उसमें बेतहाशा पैसा जो है फ्लो करेगा इससे। और ये जब पैसा जब फ्लो करता है तो मार्केट चलती है, ये हमारे ग्रोथ इंजन को बढ़ाएगी। लगातार साल दर साल हमने देखा कि हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा था, यानी कि जो ढांचागत विकास है सरकार का उस पर ध्यान था। और एक बात के लिए और जो है आज विशेष रूप से जो है हमें मोदी सरकार का की तारीफ करनी चाहिए, अनुशंसा प्रशंसा करनी चाहिए कि पिछले साल हम इलेक्शन ईयर से निकले हैं। एक बहुत महत्वाकांक्षी उन्होंने टारगेट रखा था 400 सीटों का। इसके बावजूद भी ये जो टैक्स जो छूट मिली है ये पिछले साल ना देकर, यानी पिछले साल कोई पॉपुलिस्ट बजट ना देकर देश की सेहत पर ही ध्यान रखा, और जब चुनाव जीत गए उसके बाद जनता को दिया। आमतौर पर चुनाव वाले जो बजट होता है उसको चुनावी बजट कहते हैं। बिल्कुल विधु जी, आऊंगा मैं, चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं जो बड़ा ऐलान लोगों के लिए किया गया है, मिडिल क्लास लोगों के लिए किया गया है, उसके बारे में बता देते हैं। सालाना इनकम अगर आपकी 12 लाख रुपए है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये सबसे बड़ा फैसला आज के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से लिया गया है। और 12 से 16 लाख अगर इनकम है तो 15%, और 16 से 20 लाख अगर है तो 20%, 20 से 24 लाख पर 25%, और 24 लाख से ज्यादा पर 30% का टैक्स लगेगा। तो यह नया टैक्स रिजीम के तहत ये फैसला लिया गया है, बड़ा फैसला लिया गया है। 12 लाख रुपए तक की अगर इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं, पूरी तरह से राहत, पूरी तरह से छूट सभी लोगों को। और उसके बाद भी स्टैंडर्ड डिडक्शन की भी लिमिट 75,000 है, तो वो भी, उसमें भी फायदा लोगों को मिलेगा। यानी कि 12 लाख से भी ज्यादा की अगर इनकम है तो उसका फायदा अब आम लोगों को मिलेगा, और कोई भी सरकार को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, इतनी आय अगर आपकी है तो। और आईटीआर को लेकर के भी ये फैसला लिया गया कि 4 साल की एक साथ भरी जा सकती है। यानी कि कई बड़े फैसले लिए गए हैं इस बजट में, और सबसे बड़ी राहत देने का काम यही लिया गया है मिडिल क्लास वर्ग के लिए कि 12 लाख रुपए तक की अगर आय है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। विधु रावल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। विधु जी, मैं आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी। देखिए, सभी के लिए राहत है, क्योंकि जब आप मिडिल क्लास की जेब में पैसा डालते हैं तो एक तो आप मिडिल क्लास का जो आपने जो वर्गीकरण किया हुआ है, मध्यम वर्ग का, निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, उस स्केल को भी आप बढ़ाते हैं। लोगों के जीवन के अंदर जो है आप बदलाव लेकर आ रहे हैं। जिसको आप आज मध्यम वर्ग कह रहे थे वो 7 लाख तक का था, अब आपका एक नया मध्यम वर्ग बनेगा जो 12 लाख तक की सालाना इनकम रखता है। और जब वो इनकम पर टैक्स में उसको छूट मिलती है तो वो पैसा जाकर मार्केट के अंदर खर्च किया आता है, और जब मार्केट के अंदर निवेश आता है, मार्केट के अंदर पैसा बढ़ता है, तो छोटे उद्योगपतियों को लाभ होता है। उन छोटे उद्योगपतियों की भी अगर इनकम 12 लाख से कम है तो उनको डायरेक्ट टैक्स का बेनिफिट मिलता है, नहीं तो इनडायरेक्ट तौर पर जब मार्केट के अंदर पैसा फ्लो करता है तो कहीं ना कहीं सभी को लाभ रहता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी उस हिसाब से बढ़ता है, बजट का साइज बढ़ता है। भारत जिस प्रकार से जो ग्रोथ का इंजन है, मुझे लगता है कि अब वापिस से जो है पटरी पर आ चुका है भारत। और जिस प्रकार से कोविड के बाद हमने बहुत अच्छी रोबस्ट इकोनॉमी की ताकत के दम पर, एक छोटी सी बात आपको दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि भारत ने एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच जो है कोविड को झेलने के लिए किया था। जहां पर दुनिया ने ज्यादा करेंसी छापकर अधिक से अधिक पैसा अपने दुनिया के देशों ने अपने नागरिकों को दिया, उससे महंगाई जो है वो ओवरशूट कर गई थी। मोदी जी ने सीधा पैसा ना देकर किस प्रकार से, चाहे अन्न जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है उसके तहत लोगों को मुफ्त में राशन देने की बात हो,
चाहे अलग अलग प्रकार से लोगों को सहायता करने की बात हो, चाहे मुफ्त वैक्सीन देने की बात हो, हर प्रकार से भारतीयों को संबल बनाया। और आज उसी ताकत के बूते जब सारा दुनिया के अंदर इकोनॉमी डूबी पड़ी है, तो हम एक बहुत जाइंट स्ट्राइड लेने वाले हैं, बहुत ऊंची छलांग लेने वाले हैं। यानी देश आत्मनिर्भरता की तरफ अब तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। योगेश सिहाग जी, विपक्ष के नाते आपको किस तरह से लग रहा है, बजट कितना राहत देने वाला लग रहा है देश के लोगों के लिए? योगेश जी। देखिए, नमस्कार हितेंद्र जी, सभी आपके दर्शकों को नमस्कार, राम राम जी। देखिए, मैं समझता हूँ बजट में, क्योंकि देखिए पिछले 11 साल से हरियाणा में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो मुझे इस बजट में सबसे बड़ा बिंदु तो ये लगा कि ये डबल इंजन की सरकार है और हरियाणा के लिए कोई नया प्रोजेक्ट तो लेके आना बहुत दूर की बात है। कोई पुराने पे भी जो बजट कोई सैंक्शन नहीं हुआ। एक हमारे कांग्रेस के समय में लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे, उन्होंने हिसार से अग्रवा रेलवे लाइन की घोषणा की थी, उसका आज तक बजट अलॉट नहीं हुआ। और देखिए, मैं समझता हूं हितेंद्र जी, 75% आबादी हरियाणा की बीपीएल है, तो जो निम्न वर्ग है वो कहां जाएगा? उसके लिए तो आपने आय सीमा 4 लाख रुपए कर दी, 4 के बाद आपको टैक्स देना है। तो नहीं, वो 12 से ऊपर जो लोग हैं उनके लिए वो स्लैब बड़े हैं। हाँ जी, अगर 12 लाख आपकी इनकम है, अगर उसके ऊपर आपकी इनकम है, तो वो उसके लिए स्लैब है सर। 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। नहीं, अगर आपकी 4 लाख से ज्यादा निम्न वर्ग की अगर आपकी इनकम है, 4 से 8 में 5% का टैक्स का स्लैब है। वही मैं कह रहा हूं, अगर आप उसको एक्सपर्ट है हमारे साथ, अगर उनसे समझने की कहेंगे तो मैं उनसे समझवा देता हूं। पहले उस चीज को समझ लीजिए। मनोजीत सिंह गुप्ता जी, एक बार टैक्स रिजीम का जो 12 लाख का स्लैब है वो भी मैं बता देता हूं। हाँ। वो सैलरीड पर्सन के लिए है। हाँ, जो मैं एक्सपर्ट से भी आप मैं समझने को तैयार हूं। हाँ, समझ लीजिए, मैं फिर आता हूं आपके पास। एक बार समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ये सीए भी हैं और ये अच्छे से समझा सकते हैं, सभी आम लोगों के लिए भी आसान होगा समझना। एक बार मनोजीत सेन गुप्ता जी, ये पूरा का पूरा नया स्ट्रक्चर जो है उसको समझा दीजिए। नया न्यू जो टैक्स रिजीम है उसके तहत भी और ऑल टैक्स रिजीम को लेकर के भी क्या कुछ घोषणा की गई है सरकार की तरफ से? जो 12 लाख का दायरा बनाया गया, क्या ये सिर्फ सैलरीड के लिए है, बिजनेसमैन के लिए नहीं है, जो छोटा काम धंधा करते हैं उनके लिए नहीं है? देखिए, बात यह है कि गवर्नमेंट का शुरू से एक इच्छा था कि न्यू टैक्स रिजिम व्हिच इज वेरी सिंपल, कोई डिडक्शन नहीं, कुछ नहीं। अगर जिस तरीके से पुराने टैक्स रिजिम से सीधा 12 लाख कर दिया, 5 लाख से 12 लाख, तो इसमें सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाता है। लोग ज्यादा इवन होम लोन, 80C का इन्वेस्टमेंट या 80D का जितना भी बेनिफिट, वो फॉरगो करने के बाद भी 12 लाख उनके ऊपर फायदेमंद रहेगा। तो एक तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा ज्यादा इनकम नया रिज्यूम में जी। इनकम सैलरीड नहीं बोला गया है, में डिटेल्ड फाइनेंस रिपोर्ट पढ़ेंगे, बट जो अभी वित्त मंत्री ने कहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहे हैं कि इनकम ऑन सैलरी, उन्होंने बोला इनकम। तो हम जब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करेंगे तब देखेंगे कि किसी भी इंडिविजुअल का इनकम, इंडिविजुअल वो प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, वो सैलरीड भी हो सकता है, वो कहीं पे नहीं बोला। टीडीएस के लिए भी अच्छा खासा राहत दिया, होम लोन पे, रेंट पे अच्छा खासा राहत दिया, फॉरेन रेमिटेंस पे जी। तो मुद्दे वाली बात यह है कि मान लीजिए पहले 7 लाख का था, उसके बाद टीसीएस का वो था, अभी तो उसको 10 लाख कर दिए। ये समझ में आ रहा है कि लोग खर्चा करना चाह रहे हैं, और एक टैक्स एक हमारे दिमाग में बना रहता है कि टैक्स क्यों दे, बट अभी ये चीज थोड़ा 2 सेल्फ हाउस पॉवर्टी अलाउ कर दिया इन केस ऑफ इंडिविजुअल, पहले एक ही अलाउड था। और आपका मुद्दे वाली जो बात है उसी को मैं बताता हूं कि जहां तक मेरे अंडरस्टैंडिंग है ये 12 लाख है, इट्स नॉट सैलरी, वो तो टीडीएस कटता है सैलरी पे, दैट इज सेपरेट थिंग जी। बट 12 लाख जो है वो इंडिविजुअल इनकम का है। पुराना स्लैब तो हमने बता दिया 4 लाख तक जीरो है,
वो भी बढ़ाए हैं उन्होंने, बट पुराना स्लैब अभी नया जो न्यू रिज्यूम वाला उन्होंने जो 12 लाख कर दिए हैं। सर मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। जी बोलिए सर प्लीज। जितेंद्र जी, मेरा सर से सवाल ये है जी। जो 4 से 8 का स्लैब है जिसपे 5% टैक्स है, वो स्लैब कौन सा स्लैब है? वो न्यू टैक्स रिजिम के तहत है। ओल्ड टैक्स रिजिम का है, ओल्ड टैक्स रिजिम का वो है, और न्यू टैक्स रिजिम 12 लाख तक जीरो है। 12 लाख से टैक्स का पहले था 5 लाख 1 रुपया हो जाता था तो आपको 3 लाख के ऊपर से टैक्स भरना पड़ता था। अभी 12 लाख से टैक्स शुरू हो रहा है स्लैब। ठीक है, 12 लाख से टैक्स स्लैब शुरू हो रहा है, और न्यू रिज्यूम दूसरा जो ओल्ड टैक्स रिज्यूम है वो 4 लाख से शुरू हो रहा है। तो यानी उसमें भी दायरा बढ़ाया गया, उसमें भी राहत देने का प्रयास किया गया है, और सरकार ये चाहती है कि न्यू टैक्स रिज्यूम के तहत सब लोग आए, क्योंकि 12 लाख तक अगर उनको कोई टैक्स देना ही नहीं है तो फिर उसमें आने में क्या आपत्ति है ज्यादातर लोगों को। अब आप अपनी राय रखिएगा योगेश जी। देखिए सर, जी। जो 4 लाख की सीमा की है वो, क्योंकि मैं यही बात बोल रहा था, हरियाणा में बीपीएल आबादी बहुत ज्यादा है। भाजपा सरकार के दौरान देखिए बीपीएल हमारे बहुत बड़े हैं। तो जो निम्न अति निम्न वर्ग है उसके लिए तो कोई राहत नहीं है, न ही किसान वर्ग को कोई राहत दी, सिर्फ एक टैक्स की जो उसको एक जो घुमा दिया पैटर्न, उसके अलावा रेलवे का कोई बजट हरियाणा के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया, कोई इंडस्ट्री नहीं आई। और मैं अभी भाजपा के विद्वान प्रवक्ता की बात सुन रहा था, अगर इतना ही अच्छा बजट है तो शेयर मार्केट आज सेंसेक्स देख लीजिए आप क्या हालत है। आप अगर उससे जोड़ के देख रहे हो कि इन्वेस्टमेंट होगी मार्केट में, तो आज बजट तो ऑटोमेटिक हमारा सेंसेक्स और शेयर मार्केट ही बता देती है। लेकिन कोई भी हरियाणा के लिए डबल इंजन की सरकार मैं समझता हूं, क्योंकि नायब सैनी जी बहुत एक कमजोर मुख्यमंत्री है, वो बात नहीं रख सकते हरियाणा की, क्योंकि वो खुद जो मैं समझता हूं, मैंने अभी काफी इसमें रिसर्च भी की है, जितना जो रिसर्च की है मैंने, काफी जो इनकी जो सारी सरकार को ही केंद्र से, चाहे हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री खट्टर साहब हो, वो ही चला रहे हैं, तो वो दबाव नहीं बना पा रहे केंद्र पे। चलिए, तो मैं समझता हूं, देखिए कुछ तो इस बात का भी जवाब मैं ले लूंगा विदुर रावल जी से, लेकिन उससे पहले राजेंद्र यादव जी, बता दीजिए। राजेंद्र यादव जी, क्या वाकई जिस तरह से योगेश जी पूरी तरह से इस बजट को ही नकारते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या वाकई ऐसी स्थिति है कि हरियाणा के लोगों को वाकई इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा? नहीं, हरियाणा क्या पूरे देश को ही मिलेगा, जो भी वो तो एक देशव्यापी होता है बजट तो, और सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो सिर्फ हरियाणा का बजट तो है नहीं, तो सबको ही मिलना चाहिए। अब वो अगर मान लीजिए टैक्स छूट की सीमा जो है अगर बढ़ा दी गई है, तो जो है इनकम टैक्स फ्री जो इनकम का जो दायरा बढ़ाया गया है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसका कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। जो पिछली बार जो सीमा थी उससे तो आगे बढ़ के पहुंच गए हैं। अब देखना है कि इसके क्या रिजल्ट आते हैं, तो देखने की बात है। लेकिन चलिए, सरकार ने कुछ तो करने का प्रयास किया है, जो अभी अर्थव्यवस्था पर दबाव है उसको हल्का करने का प्रयास किया गया है। अब वो हर आदमी अपने अपने तरीके से उसको समझ रहा होगा, वो व्याख्या भी अपने तरीके से करेगा, तो वो तो ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि कहीं हम 2 कदम भी बढ़े तो है ना, जो अगर मतलब राहत है, 2 कदम भी राहत मिली तो मिली है, तो ये उसको तो वेलकम करना ही पड़ेगा। और उम्मीद कर सकते हैं फिर हम सरकार से, क्योंकि सरकार तो अभी 5 साल के लिए है, बिल्कुल, तो हम फिर आगे भी बात कर सकते हैं कि भाई ठीक है, इतना बढ़ाया तो इससे कितनी राहत मिली, और सरकार भी परिणाम देखेगी कि अर्थव्यवस्था में कितनी गति आई, कितनी तेजी आई, तो ये है, और आम आदमी को राहत क्या मिली। तो ठीक है, वो इनकम टैक्स का दायरा बढ़ा है तो ठीक है कि अब वो तो ऐसा है कि वो जो बीपीएल वर्ग है, गरीब वर्ग है, वो तो उसका तो क्राइटेरिया 1,80,000 का ही है जी। तो 1,80,000 में तो वैसे ही कोई टैक्स नहीं लगना, और उसमें उसको रियायतें मिलनी है। तो इस टैक्स लिमिट में तो उसको देखना कि मैं समझता हूँ कि जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये टैक्स स्लैब दूसरे लोगों के लिए है जो उससे ऊपर की इनकम के है। जो बीपीएल है उनके लिए नहीं है ये टैक्स रिलीफ, इससे कोई क्या संबंध है। लेकिन सवाल यह है, संबंध अप्रत्यक्ष रूप से है। जब अर्थव्यवस्था में गति आएगी, सरकार को कोई खजाने में इनकम होगी, तो वो ऐसे कमजोर वर्गों के लिए और अच्छी योजनाएं ला सकती है, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए भी कदम उठा सकती है, और कई तरह के तो सरकारें रियायती देती हैं, मौजूदा सरकार भी दे ही रही है। ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं दे रही है, लेकिन सवाल यही है कि अर्थव्यवस्था को तेज लाना है, और जो मध्यम वर्ग है उसको कमजोर करने से रोकना है। तो उसके हिसाब से ये मुझे लगता है कि ये कदम ठीक है,
और स्वागत योग्य है। और आगे फिर और उम्मीद कर सकते हैं, उसके परिणाम देखे जा सकते हैं कि आगे जब ये बजट लागू होगा तो किस तरह से राहत मिलेगी लोगों को, और अर्थव्यवस्था में कितनी गति आएगी, किस तरह से कंजम्पशन बढ़ेगा, किस तरह से उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, किस तरह के कल कारखाने चलने शुरू होंगे। तो ये सब देखने की बात है, उसका तो एकदम कुछ नहीं कहा जा सकता कि अभी कितना इम्पैक्ट होगा इसका। बिल्कुल, क्या कुछ असर होगा वो तो आने वाले दिनों में ही साफ होगा। लेकिन प्रोफेसर विदुरावल जी, हरियाणा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अब सवाल उठ रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा के लिए तो कुछ नहीं इस बजट में। इसके प्रवक्ता जो अभी चकरा कर उठे नहीं है अपनी नींद से, आज उनको छुट्टी दे देनी चाहिए। वैसे इतने बड़ी घोषणा के बाद मुझे लगता नहीं कि कुछ आलोचना के लिए रह जाता है। देखिए, रेलवे का बजट जो है अब अलग से नहीं आता है। अब रेलवे का जो बजट है, जैसे ट्रांसपोर्ट और शिपवेज का प्रोजेक्ट है, जो बजट होता है, ठीक उसी प्रकार से इंटीग्रेटेड बजट आता है। तो कहीं पर भी हमने कहीं पर कोई रेलवे की घोषणाएं हमने नहीं सुनी है। अलग बजट की डिटेल आएगी तो पता चलेगा कि किस प्रकार से हमें यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है। लेकिन एक बात तो जरूर कह सकते हैं हम कि जो स्टैग्नेटेड एक प्रोग्रेस थी रेलवे को लेकर, चाहे अनाउंसमेंट की बात उन्होंने अपने मुंह से ही मान लिया कि लालू जी के समय, जो लालू जी याद कीजिए यूपीए 1 के अंदर रेलवे मंत्री थे, यूपीए 2 में नहीं। यानी लालू ने जो शुरुआती वर्षों में घोषणा की थी उसका पैसा भी 9 साल तक कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया। इस बात को अभी आपके कांग्रेस के प्रवक्ता ने कंसीड कर दिया। लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार रेलवे कोच फैक्ट्री की बात हो, चाहे सोनीपत में, चाहे इस प्रकार से अलग अलग जो है रेलवे लाइन बनाने की बात हो, नए रेलवे प्रोजेक्ट हो, चाहे चंडीगढ़ से पोंटा साहब वाया यमुनानगर जो है एक लाइन की बात है, चाहे एक लाइन जो है करनाल से चंडीगढ़ वाया यमुनानगर की बात हो। इसी प्रकार से अलग अलग जो जंक्शन, 3 जंक्शन हरियाणा के अंदर बनने की है, उसके लिए जो है बजट अलॉट किया गया। और जो आरआरएस प्रोजेक्ट है, जो बहुत महत्वाकांक्षी दिल्ली से पानीपत होते हुए करनाल का जो प्रोजेक्ट है, वो 2027 में पूरा होने जा रहा है। हमारी सरकार ने शुरू किया हुआ जो एक तरह से मेट्रो टाइप की एक सुविधा जो है, करनाल से लेकर दिल्ली तक के जो है आगंतुकों को मिलेगी, जो पैसेंजर्स को मिलेगी, यात्रियों को मिलेगी। देखिए, किसी प्रकार से क्रिटिसाइज करने के लिए ये बजट है नहीं, ये भारत का बजट है, ये भारतीयों का बजट है। पहली बार किसी सरकार ने भारतीयों के लिए जो है इस प्रकार का विश्वास दिखाया है। ये दिखाया है कि भारतीयों को हम पैसा देते हैं और वो पैसा जो है घूमकर मार्केट से होते हुए सभी लोगों को बेनिफिट करता हुआ, मार्केट जब मैं कहता हूं तो बाजार की बात करता हूं, मैं केवल शेयर बाजार की बात नहीं कर रहा हूं, उस बाजार से होता हुआ वापस भारतीयों की जेब में ही आता है। तो एक तरह से जो क्रॉप रोटेशन होती है पैसे की, उसके तहत जो कि एक डेवलप्ड इकोनॉमी का एक पहला सिंबल है, हमारा पहला साइन है। ये बहुत अच्छा बजट है। मध्यम वर्ग, और जिसको आप निम्न वर्ग कहते थे या लोअर वर्ग कहते थे, लोअर क्लास कहते थे, सब वर्गों के लिए जो है उनकी अपलिफ्टमेंट का एक मसौदा तैयार किया गया है। कब तक हम कांग्रेस को जो है 5 रुपए थाली वाले डपोसलों पर खड़े रहेंगे? आज हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में हिंदुस्तानियों का विशेष रूप से ग्रामीण भारत का, गांव के भारत का जो है उसका योगदान है। उसको लेकर एक के बाद एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने लिखा है कि एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा हुई है 3 नए। किस प्रकार से एक नई योजना जो है, जो सबसे गरीब, सबसे पिछड़े 100 जिले हैं भारत के, उन जिलों के अंदर ग्रामीणों के लिए एक नई जो योजना है, प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना जो है वो शुरू की गई है, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्रीज होगा। जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्रीज होगा तो एग्रीकल्चर इनकम इंक्रीज होगी, और वो जब इनकम इंक्रीज होती है, जब किसान की जेब में पैसा आता है तो पैसा बाजार में लेकर आता है और बाजार के माध्यम से पूरे की पूरी इकोनॉमी तक लेके जाता है। अभी मुझे लगता है आज विपक्षियों को छुट्टी देनी चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ। सुबह से मैं डिबेट्स में था, सुबह 7 बजे से डिबेट्स में लगा था। किसी भी एक्सपर्ट ने 10 लाख तक से ऊपर मांग नहीं की। हर आप एक्सपर्ट से अलग अलग सवाल पूछ लीजिए। बिल्कुल, इससे ज्यादा उम्मीद करना भी बेमानी था, लेकिन 12 लाख रुपए तक की घोषणा की गई है सरकार की तरफ से, तो एक्सपर्ट्स भी अब स्वागत ही कर रहे हैं इस फैसले। उसके बाद भी अगर हमारे कांग्रेसी भाई जो है उसमें निंदा करने लायक कुछ देख लें तो मुझे लगता है उनको जो है अपने विचार को बदलना चाहिए। सकारात्मक विचार जीवन में आएंगे तो जीवन आगे बढ़ेगा, अच्छा लगेगा। नहीं तो आप हंसी के पात्र बनकर रह जाएंगे, सत्ता नहीं आएगी। योगेश जी, लगातार जिस तरीके से जो बात चल रही है, एक्सपर्ट्स भी इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं 12 लाख रुपए तक की अगर आय को टैक्स फ्री किया गया है तो ये स्वागत योग्य फैसला है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता और आप भी नहीं नकारेंगे शायद, लेकिन इससे कितना फायदा भारत की इकोनॉमी को मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि नहीं होगी जी, अभी तक मैं एक्सपर्ट की बिल्कुल मैं एक्सपर्ट की बात को भी सुन रहा था, अभी तक उन्हें भी क्लियरिटी नहीं है, हमें भी नहीं है।
जब तक इस 12 लाख के इसकी जो स्लैब की सही क्लियरिटी नहीं होगी, अभी कुछ भी कह पाना मैं समझता हूं उचित नहीं है। और जहां तक आप देखिए, ये देखिए विद्वान प्रवक्ता हैं बड़े, हम तो हंसी के पात्र हैं, कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे। और देखिए मैं इनसे ये पूछता हूं, आप एक स्लैब के अलावा, इतने बड़े विद्वान हैं, प्रोफेसर भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में रहे हैं ये, तो आप एक ऐसा मुझे 3 ऐसी बातें बता दीजिए जिसमें कोई विशेष राहत पैकेज हो, चाहे आप हरियाणा या कहीं के लिए कोई प्रोजेक्ट हो, कोई जिससे ये रोजगार बढ़े, जिससे महंगाई दर घटे, रोजगार के बड़े देश में कोई ऐसा प्रोजेक्ट इंडस्ट्री के लिए कोई प्रोविजन रखा हो। एक स्लैब को घुमा के अलावा मुझे 3 पॉइंट बता दीजिए, हम भी स्वागत करेंगे। और अगर वास्तव में 12 लाख स्लैब है और नई उसमें, तो उसका हम स्वागत करते हैं। अगर जो किसी को राहत देने की बात है तो, लेकिन आप राहत की बात तो कीजिए ना। डबल इंजन की सरकार थी, और ये देखिए पूरे देश का बात नहीं, हम हरियाणा के लिए क्या मिला। आज इनका एयरपोर्ट का लिए इन्होंने 5 साल से एक हिसार में, अंबाला में ड्रामा किया हुआ है भाजपा ने, उसमें घोटाले कर रही है। अब भी कल भी मैं इनका यासी कंपनी का नगर निगम का देख रहा था, अभी तक भी इन्होंने मना कर दिया, हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, रिकवरी नहीं करेंगे, पैसा तो हम हमारे लोगों को बांटेंगे। तो आप रेलवे एयरपोर्ट के लिए आपने हरियाणा के लिए क्या किया विकसित करने के लिए, उस पर हरियाणा सरकार ने इतना पैसा लगा दिया, वहां जमीनों के भाव बढ़ा दिए, अपने इन लोगों ने वहां बिजनेस कर शुरू कर रखा है। तो आप बता दीजिए हमें, भाई ये 3 काम अच्छे किए हैं, गिनवा दे। हम तो विपक्ष क्या चाहता है, विपक्ष चाहता है जनता को राहत मिले, जनता की आवाज बने। देखिए, और मुझे एक डर और भी सता रहा है जितेंद्र जी। अब देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी वाले आज भाजपा का गुणगान नहीं करते, ये सिर्फ मोदी जी का गुणगान करते हैं। अब मुझे देखो, कहीं ना कहीं चलो 11 साल है, फिर इनकी पार्टी का क्या होगा। अगर मोदी जी तो चलो इनको विकसित भारत विकसित बना दिया उन्होंने, बहुत बड़ा, विदेशों में डंका बज रहा है, रुपए की वैल्यू देखिए आप कितनी ज्यादा मतलब बढ़ गई डॉलर के मुकाबले, वो भी मोदी जी की देन है, बिल्कुल हम समझते हैं। तो और अमेरिका में भी देखिए, अब ट्रंप जी ने जब ओथ ली थी, उनको कितना मान सम्मान दिया, वहां रोजगार बढ़ा रहे हैं। तो ये मुझे कई बार ये डर लगता है, ये देश कैसे चल पाएगा आगे, मतलब ये डर भी सताता है।